हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? बढ़िया। आज की क्लास फिर से मैं एक नई क्लास लेके आया हूं जिसमें हम कैपेसिटर के जो क्लास जो मैंने आपको दिखाई थी कि सबसे फर्स्ट क्लास हो चुकी, कैपेसिटर की सेकंड क्लास हो चुकी। अब ये जो क्लास है वो कैपेसिटर की तीसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पिछली वाली क्लास में हम कैपेसिटर के सारे टाइप पढ़ चुके थे, बस एक टाइप रह गया था, वो हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास कैपेसिटर की होगी उसमें हम कैपेसिटर को पूरा का पूरा वाइंड अप कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। मतलब कैपेसिटर आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। इसमें कुछ एक चीजें ऐसी हैं, जब मैं सर्किट स्टार्ट करूंगा तब इनके एप्लीकेशन के साथ इनके नए एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पॉइंट क्लियर है? चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैपेसिटर के सारे मैंने टाइप पढ़ाए थे, जैसे कि पॉलिस्टर है, पेपर टाइप कैपेसिटर है ना, और सारे जितने भी मैंने कैपेसिटर पढ़ा रखे थे वो सारे के सारे कैपेसिटर को अब मैं इसमें एक टाइप रह गया था जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। दोस्तों क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। भाई जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है ना दोस्तों, इसकी क्या क्या कंडीशन है ये हमको याद रखना है। सबसे पहले इसकी जो कैपेसिटिंग वैल्यू है, धारिता का जो मान है, वो 1 माइक्रोफेरेड से लेके 1000 माइक्रोफेरेड तक है। दूसरा इसका परावैद्युतांक है वो 7 से लेके 25 है। परावैद्युतांक कितना है इसका? 7 से लेके 25 है। क्लियर है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है ना वो 200 से 500 वोल्ट तक है। कितना है दोस्तों? 200 से 500 वोल्ट तक। ये पॉइंट क्लियर है? उसके बाद इसका टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 10% है। ठीक है? अब ये कहां यूज होते हैं? ये मोटर में उपयोग होते हैं। तो आप मेरी बात हमेशा याद रखना कि जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हैं, जैसे आप पंखे में जो कैपेसिटर व्हाइट कलर का देखते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का ही कैपेसिटर होता है। ये हमेशा मोटर में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना? सिंगल फेस मोटर में ज्यादातर कैपेसिटर का यूज होता है। ठीक है ना? ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये क्यों यूज होता है इसकी बात हम मशीन में जाके पढ़ेंगे। जब मैं मशीन तगड़े लेवल पे स्टार्ट करूंगा तब आपको मजा आएगा कि यार सर मजा आ गया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना? तो क्या चीज है, क्या ये आपके डाटा जो लिखा हुआ है क्या ये आपको प्रॉपरली समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि एक कैपेसिटर के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पढ़ते हैं या डाइलेक्ट्रिक मीडियम की हम बात करते हैं तो उसी के डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्चुअलिटी में ये कुछ अलग होता है। और मैंने आपको बताया था इसकी जो यूनिट रखेंगे हम किलोवोल्ट पर एमएम में रखेंगे। ये बात मैंने पिछली क्लास में कैपेसिटर की मैं आपको बताई थी फर्स्ट क्लास में। तो अब मैं इसमें ये बताने चाह रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस होता क्या है एक्चुअलिटी में। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में परावैद्युतांक पदार्थ, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है तो उसमें जो हीट पैदा होगी, उसमें जिस वजह से हीट पैदा होगी, उसमें जब हीट पैदा होती है ना, उसी हीट को हम डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। अब वो हीट पैदा क्यों होती है, किस वजह से होती है? या तो उसके प्लेटों के बीच में हैवी वोल्टेज लगा दें। अगर आप हैवी वोल्टेज लगा देंगे तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहेंगे। भाई उसकी एक लिमिट है वोल्टेज झेलने की, किसी भी कैपेसिटर की वोल्टेज को झेलने की एक लिमिट होती है। तभी तो हम हर जगह वोल्टेज रेटिंग लिखते हैं। भाई 12 से लेके 500 वोल्ट, 12 से लेके 500 वोल्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मैंने इसको 500 की जगह 1000 वोल्ट दे दिया ना तो इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्लेटें आपस में शॉर्ट सर्किट आ जाएंगी, करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर पूरे तरीके से डैमेज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो क्या आपको क्लियर हुआ कि डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक लॉस कुछ नहीं होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में जब हम परावैद्युत पदार्थ के कारण जो उत्पन्न उष्मा होती है उसी को हम परावैद्युत हानि बोलते हैं। ये उसमें किस वजह से होती है? जब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लीकेज करंट फ्लो करती है। क्या करती है दोस्तों? लीकेज करंट होती है, बहुत मिनिमम करंट होती है जो हैवी पोटेंशियल अप्लाइड होने के कारण फ्लो करने लगती है। ये बात समझ में आई? इसीलिए इसमें क्या होता है दोस्तों, लीकेज करंट के कारण ही ये लॉस पैदा होता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर। ये दूसरे टाइप के कैपेसिटर है, इसमें सीधे सीधे पेपर में फॉर्मूले पूछे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा पीजीसीआईएल डीटी का एक पेपर हुआ था जिसमें एक कैपेसिटर का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया गया था। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो उस टाइप के फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। अब ये क्या है ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने क्या करा, ये सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दिए और एक तरीके से आपके जो नोट्स तैयार होंगे वो एक सिस्टमैटिक नोट्स होंगे। जब भी आप रिवाइज करने निकलेंगे तो कैपेसिटर आपका पूरा एक बार में रिवाइज हो जाएगा। उसी के आधार पर मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हैं। देखिए ये मल्टी प्लेट कैपेसिटर है। ये कैसा है? मल्टी प्लेट कैपेसिटर। आप देख रहे होंगे बहुत सारी प्लेट लगी हुई है। तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? सी बराबर, जो आपने जनरल फॉर्मूला याद कर रखा था वो तो है ही है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी। लेकिन ये जो n-1 है ना, इस कहानी को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। n-1 होता है नंबर ऑफ प्लेट्स। ये बात समझ में आई? टोटल नंबर ऑफ प्लेट में से जब हम एक कम कर देंगे तब जाके इसकी वैल्यू निकल के आएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए तो ये कैपेसिटर आपका क्लियर हो गया।
अब हम बात करते हैं सेकंड कैपेसिटर की। ये दोस्तों जर्नल कैपेसिटर है, इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ये तो फर्स्ट क्लास में ही जब कैपेसिटर को एक्सप्लेन किया था तो यही चीज समझाई थी। तो C बराबर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये बात समझ में आई। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये चीज है ना, ये हमारी क्या है, सिंपल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। ज्यादातर इसको यूज करते हैं, लेकिन बाई चांस पेपर टफ बनता है, मतलब जब पेपर बहुत ज्यादा टफ बना देता है ना, तब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई आप ये बताइए, एक मल्टीप्लेट कैपेसिटर है जिसकी 10 प्लेटें हैं, तो बताइए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, एरिया दे देगा, एप्सिलॉन आर की देगा। तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे 10 प्लेटों को कैसे करेंगे, तो n-1 10-1 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो 10-1 करने के बाद जो 9 आ जाएगा, उसी 9 को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, फाइनली मल्टीप्लेट कैपेसिटी की वैल्यू निकल आएगी। अब हम बात करते हैं इसकी। अब देखिए इस वाले कैपेसिटर में हम लोगों ने किया क्या है, ये दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है, इन प्लेटों के बीच में हमने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे हैं, मतलब अलग अलग टाइप की हमने क्या कर दी है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दी है। परावैद्युतांक माध्यम जो है वो अलग अलग प्रकार का है और जिनकी थिकनेस अलग अलग है। ये T1 थिकनेस का, ये T2 थिकनेस का, ये T3 थिकनेस का है। थिकनेस मतलब होता है मोटाई का, ये बात समझ में आई। इसकी अलग वैल्यू, इसकी अलग वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो अब इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी होता है, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी होता है, लेकिन हमने यहाँ ये कहानी अलग अलग भर रखी है। तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। अब ये फॉर्मूला आपको याद कैसे करना है, कुछ नहीं, आप तो इस वाले फॉर्मूले को याद रखा करें, इससे बहुत सारी चीजें। जब मल्टीप्लेट आ जाए तो केवल इतना ध्यान रखना है कि भैया n-1 का गुणा कर देना है, ये बात मेरी समझ में आई। जब अलग अलग टाइप की मीडियम भरे जाए तो आपको इतना तो याद रहेगा, जब अलग अलग भरूंगा तो भैया एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी और उनकी थिकनेस भी अलग अलग हो जाएगी। T1 T2 T3, तो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। सिंपल सा है, जो डी की जगह पे हम यूज कर लेते हैं। ये बात समझ में आई भाई, ये पूरा मिलके ही तो डी बना रहा है, आप ऐसे भी तो याद रख सकते हैं। ये पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस डी तो है, जो कि 3 जगह तोड़ दी है बस, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, इस तरीके से ये है। ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले कैपेसिटर की। इसमें देखते हैं दोस्तों, ये दो प्लेटें हैं, इन दो प्लेट में ये एक मीडियम भरा हुआ है, ये एयर है, समझ रहे हैं आप, ये एक मीडियम भरा हुआ है, ये एयर है। तो इसका कैसे निकालेंगे, C बराबर एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन डी माइनस, ध्यान रखना डी माइनस, अब ये क्या है, प्रॉपरली सिमेट्रिकल नहीं भरा हुआ है, यहां भी जगह खाली छोड़ दी, ये भी मतलब एल सेक्शन में भर दिया है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर ये जो इस मटेरियल को हमने भर रखा है उसका मान यहां रखना है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, C बराबर एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन डी, तो याद रखते ही है, तो डी माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर T माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर है? हमेशा आप एक चीज का तो ध्यान रखना कि जब आप भूल जाए कि एप्सिलॉन आर का डिवाइड देना है मल्टीप्लाई, ये बात याद रखना, थिकनेस को हमेशा मीडियम के जो एप्सिलॉन आर है ना उससे हमेशा डिवाइड कर देते हैं। अरे ये पॉइंट क्लियर है? देखो मैंने आपको सारे फॉर्मूले बिना देखे बताता हूँ, इस वाले के जो अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ये तो पुराना वाला फॉर्मूला था, और उसमें n-1 का मल्टीप्लाई करना था, देख लिया आपने ये, ठीक है। इसमें क्या करना था, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था, इसमें कुछ नहीं करना था भाई, अलग अलग मीडियम है तो T1 अपॉन एप्सिलॉन R2, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, मतलब T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3, डिवाइड तो देना ही है। ये पूरा मिलके क्या बना देता था, डी, तो वही तो फॉर्मूला लिखा एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन डी, वही चीज तो लिखी हुई है ये। अब हम इसकी बात करें भाई, इसमें क्या है, सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं भरी, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं भरी तो हमको याद ऐसे याद रहेगा कि एप्सिलॉन आर तो था ही, तो कैसे रखेंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन डी, फिर आएगा माइनस, फिर T माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, डी माइनस फिर T माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इसकी। अब इस कैपेसिटर को मैंने हॉरिजेंटली दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ऊपर वाले में एयर का मीडियम और नीचे कुछ मटेरियल भर दिया, और इन दोनों प्लेटों की डिस्टेंस क्या है, D। तो इसका फार्मूला क्या है, C बराबर पुराना वाला फार्मूला तो वही रहेगा, एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन डी। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 प्लस एप्सिलॉन आर अपॉन 2, क्या आ जाएगा, 1 प्लस एप्सिलॉन आर अपॉन 2। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? 1 किसका है ये पता है, ये एयर का है, एयर का एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है यार। ये बात समझ में आई? ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये याद रखने का तरीका बताया मैंने, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बेलनाकार संधारित्र की धारिता, मतलब जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है ना उसकी कैसे निकालेंगे कैपेसिटी, या इसका सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एल लॉग बेस ई बी अपॉन ए। ये बात समझ में आई, बी अपॉन ए। तो ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ।
सी बराबर 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एल अपॉन लॉग बेस ई बी अपॉन ए। ये पॉइंट क्लियर है। या बेस ई ले लेते हैं, क्या ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, बेस ई लेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, यहां तक ये बात समझ में आई। तो मैंने आज सारी की सारी चीजें, थर्ड क्लास जो है कैपेसिटर की, इसमें मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले बताए हैं। इन फॉर्मूलों को आप 2 से 3 बार पढ़ें, एक बार कॉपी में बिना देखे लिखें और फिर एक बार और लिख के देखें, आपको 100% चीजें याद हो जाएंगी। जैसे जैसे आपको चीजें याद होती जाएंगी वैसे वैसे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मेरा अब डाटा धीरे धीरे कवर होता जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए तो कोई चार्ज नहीं कर रहा। अगर दोस्तों वीडियो मेरी सारी की सारी पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्या होगा ना, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, आपको सारा डाटा मिलेगा, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैं सारा का सारा कन्वर्ज डाटा आपको दे दूंगा और वहीं से आपका डायरेक्टली पेपर निकलेगा। फिर आपके पास एक टेक्निकल की कॉपी होगी, फिर मैं नॉन टेक्निकल पे आऊंगा, नॉन टेक्निकल किस तरीके से पढ़ना है वो भी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।